बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आपका ट्यूटर, आपका टीचर तनवीर अहमद एक दफ़ा फिर दूसरे लेक्चर के साथ उर्दू ज़ुबान तश्कील व इर्तिका कोर्स कोड 9002 के लेक्चर नंबर सेकंड और चैप्टर नंबर 2 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर है। और ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जिनके पास टाइम बहुत शॉर्ट है और वो बुक्स को जो है ना वो इतना वो रीड आउट करके जहन नशीन नहीं कर सकते। और वो इन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड करने का मेरा मकसद यही है कि वो लोग फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप काम भी कर रहे होते हैं, अगर आप घर में भी बैठे हैं, खसूसन तौर पे जो बच्चियां हैं वो अपने घरों में बैठ के काम करते करते साथ साथ भी हैंड फ्री लगा के इस लेक्चर को लेके वो सुन के अपने इस चैप्टर को या सब को ज़हन नशीन करते हुए अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए कोर्स को 9W2 लेक्चर नंबर 2 के साथ, चैप्टर नंबर 2 के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले जो हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया था, लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 के कंटेक्स्ट में, उम्मीद है आप लोगों को वो पसंद आया होगा। और अभी हम जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 की तैयारी के लिए। और लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होगा, यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट होगा। और इसी यूनिट नंबर 2 से हम अपने सेकंड लेक्चर का आगाज़ करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, इन तमाम बातों को गौर से सुने और अकॉर्डिंगली, चूँकि इन लेक्चर्स में, इन यूनिट में हिस्ट्री से रिलेटेड बातें हैं, इसलिए अपनी तरफ से कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं किया जा सकता। उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा इजी अल्फाज में बयान करने की कोशिश की है ताकि आप लोग आसानी से इन तमाम बातों को समझ सकें। और इसमें आप अपने हवाला जात की बुक्स भी हैं, इसमें तजवीज़ करदा बुक्स भी हैं जो यूनिवर्सिटी ने इन तमाम कंटेक्स्ट में सजेस्ट किए हैं कि आप वो भी उन लोगों को भी रीड आउट करके अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये है लेक्चर नंबर यूनिट 2 का स्टार्ट करते हैं और यूनिट नंबर 2 के साथ। और यूनिट नंबर 2 में क्या है, उर्दू का अरबी, फ़ारसी और दीगर आलमी ज़बानों से क्या ताल्लुक़ रहा है। उर्दू का अरबी, फ़ारसी और दीगर आलमी ज़बानों से क्या ताल्लुक़ रहा है। और इसका जो प्रीफेस है, यानी कि फ़रिश्ते मज़ामीन है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं और इसमें लर्न करने वाले हैं इसके आउटकम्स क्या हैं, इसको जो यूनिट का तारफ़ होगा इसमें, और इसके मकासद क्या होंगे, उर्दू का अरबी, फ़ारसी और दीगर ज़ुबानों से ताल्लुक़ क्या होता है, उर्दू के अरबी पर असरात, अरबी हरूफ क्या हैं, हरकत और हरूफ अलत क्या हैं, अरबी से मस्तार चंद अल्फाज क्या हैं, उर्दू पर फ़ारसी ज़ुबान के असरात क्या हैं, उर्दू अदब पर फ़ारसी अदब के असरात क्या हैं, तुर्की और उर्दू का ताल्लुक़ क्या है, अंग्रेज़ी और उर्दू का ताल्लुक़ क्या है। आगे रेफरेंस हैं और कुछ सेल्फ और टेस्टिंग और कुछ सजेशन बुक्स हैं जिसके बारे में डिस्कस होगा। तो सबसे पहले यूनिट का तारफ़ यही है जो पहले यूनिट में भी तारफ़ किया कि अज़ीज़ तलबा, इस यूनिट में उर्दू ज़बान पर अरबी, फ़ारसी और दीगर ज़बानों के साथ का जायज़ा लिया गया है कि अरबी, फ़ारसी और दीगर ज़बानें, जैसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया गया कि बहुत सारी ऐसी ज़बानें हैं और उन ज़बानों को अपने अंदर ये समेट लेती है, अपने अंदर ये समो लेती है। ये बहुत एक ऐसी खूबसूरत और हसीन इम्तिज़ाज से रिलेटेड ये हमारी उर्दू ज़बान है कि हर किसी को अपने अंदर समोने का जज्बा रखती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा दिल है, इसी तरह उर्दू ज़बान का भी एक बहुत बड़ा दिल है कि इसने हिंदी को, संस्कृत को, बोलचाल को और बहुत सारी ऐसी जो साबका ज़ुबानें हैं जिनका पहले लेक्चर में डिस्कस हुआ, जो नए आने वाले स्टूडेंट हैं वो पहले लेक्चर को सुने और ताकि उनके बारे में आपको मज़ीद जो है ना इसके बारे में आगाही हो। इसका बहुत सारा अपनी ज़रूरत और मजाज के अतबार से असरात हर किस्म की ज़ुबान से ये कबूल कर लेती हैं, जिनमें अरबी, फ़ारसी, तुर्की और अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा अहम हैं। ज़ुबानों के ये असरात अल्फाज, जुमलों और कवायद की सतह पर हैं। इस यूनिट में ये तफसील से बताया जाएगा कि उर्दू ज़ुबान पर सबसे ज़्यादा असरात अरबी और फ़ारसी ज़ुबान के किन और किस तरह हैं। यूनिट के मकासद,
اس یونٹ کے درجہ ذیل مقاصد ہیں، تشکیلی مراحل کیا ہیں، طلبہ کو اردو زبان کی تشکیل میں عربی، فارسی، ترکی اور انگریزی زبانوں کے اقدار سے متعارف کروانا ہے، الفاظ اور جملوں کی سطح پر مختلف زبانوں کے اثرات کا جائزہ لینا ہے، قواعد کی سطح پر اردو زبان پر عربی اور فارسی کے اثرات کی نشاندہی کرنا ہے۔ اردو کی تشکیل میں عربی، فارسی اور دیگر زبانوں کے اثرات کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ زبانیں سمندر کی طرح ہوتی ہیں جن میں نہ جانے کہاں کہاں کا پانی شامل ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی زبان خالص ہونے یعنی کسی اور زبان سے اس کا تعلق نہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اردو کے صرفی اور نحوی جملوں کی سطح پر نظام اور ذخیرہ الفاظ پر کئی زبانوں کے اثرات ہیں، مگر اس سب کے باوجود اردو اپنا ایک الگ تشخص اور وجود رکھتی ہے۔ اردو کی نشو و نما اور ارتقاء میں بر اعظم کے تمام علاقوں نے حصہ لیا، بر عظیم کی، اور اس کی تشکیل میں ہر علاقے مقامی بولیوں کا ہاتھ ہے، یعنی کہ جو بھی ہے، جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا، پنجابی اور پٹھوہاری، سرائکی اور سندھی، اور ان کا تمام کا اپنے اپنے مقامی زبانوں کے کنٹیکس میں اس کا ایک اپنا انفرادی مقام ہے۔ ہر خطے کے مسلمانوں نے قرآن کی اصل زبان کو مسلمان کی انفرادی کے طور پر عربی زبان کے کنٹیکس میں وہ لکھ رہا ہے کہ برقرار رکھا، اس کے حروف کو برقرار اور تفہیم کے لیے اس کے ترجمے کیے۔ اس لیے مسلم ممالک زبانیں مثلا ایرانی، افغانی، ترکی اور اردو اگرچہ جدا زبانیں ہیں، لیکن ان سب نے عربی سے فیض حاصل کیا ہے۔ ان سب زبانوں کے ثقافتی الفاظ اور علمی اصطلاحات کا سرمایہ بہت حد تک عربی کے ذخیرے سے ہی لیا گیا۔ تاہم ان زبانوں میں عربی کے سب سے اثرات فارسی اور اردو پر ہیں۔ اردو پر عربی کے اثرات اور دو راستوں سے آئے ہیں، ایک براہ راست عربی سے اور دوسری فارسی کی معرفت کے۔ ایک اہم بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ اردو زبان نسلی اور خاندانی اعتبار سے ہندی آرائی ہے۔ اردو زبان نسلی اور خاندانی ہندی آرائی ہے، جبکہ عربی زبان سامی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اردو میں بیشتر الفاظ عربی اور فارسی کے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو بول چال کی اردو میں نہ تھے، کیونکہ افعال و حروف اور روزمرہ زندگی سے متعلق بیشتر الفاظ ہندی الاصل ہیں۔ عربی الفاظ کی کثیر تعداد اس وقت اردو میں داخل ہوئی جب مسلمانوں نے اس میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا۔ ہر زندہ زبان ہر ارتقاء کی کسی نہ کسی منزل پر دوسری زبانوں سے ضرور متاثر ہوتی ہے۔ اردو نے بھی اپنی تشکیل کے ارتقاء میں کئی زبانوں سے اثرات قبول کیے۔ پروفیسر خلیل احمد بیگ اپنی کتاب لسانی تشکیل میں لکھتے ہیں، اردو زبان کا بنیادی ڈھانچہ چونکہ ہندی آریائی سے ہے، اس لیے سنسکرت آریائی ایک خاندان تھا اور اس کا تعلق ایران سے ہے۔ 3300 قبل مسیح جو ہے نا، یہ خاندان وہاں پہ آباد ہوا تھا۔ پرشین میں اس کا بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اگر میں انہی تاریخ کو ڈسکس کرنا چاہوں تو آپ کا ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا، لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا، تو اس کے لیے بہت ساری پرابلم ہوگی، اس لیے میں شارٹ کٹ ہی اسی طرف آتا ہوں۔ اس طرح اردو کے ذخیرہ الفاظ میں بہت سی دیسی زبانوں کے الفاظ بھی شامل ہے۔ اردو میں جدید ہندی آریائی جو ہے یہ فارسی اور ہندی یعنی کہ ہندوستان اور فارسی کے یہ دونوں علاقوں کی مخلوقات جب آپس میں ملی، آج سے 1500 2000 سال پہلے کی اگر تاریخ ہے، جو لینگویجز میں اپنے ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں خصوصی طور پہ، تو ان کو تاریخ ہسٹری اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت کچھ اس کے اکارڈنگلی آپ کو مل جائے گا۔ تو عربی اور فارسی سے آئے ہوئے الفاظ آج اردو کے ذخیرہ الفاظ کا لازمی حصہ بن چکے ہیں۔ ایک دور میں اردو میں ترکی، انگریزی اور فرانسیسی الفاظ بھی شامل ہوئے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے انگریزی کے الفاظ تیزی سے اردو کا حصہ بنے، جس کا ایک سبب انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کا بڑھتا ہوا استعمال میں نے پہلے سے لیکچر میں بھی ذکر کیا کہ جس طرح ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اردو میں تو ہم انگریزی کو بھی کنورٹ کر دیتے ہیں، انگریزی کے الفاظ بھی بولتے ہیں، جیسے میں بھی بول رہا ہوں انگریزی کے۔ تو یہ ایک اردو کا حسن امتیاز ہے کہ اپنے اندر ہر چیزوں کو سمو لیتی ہے اور اپنی ان تمام باتوں کو جو ہے نا وہ اپنے پیغامات کو کمیونیکیشن کے ذریعے کو پہنچانے کی بڑے احسن سا جو طریقہ ہے اردو زبان میں۔ قدیم اردو میں بہت سے سنسکرت الفاظ بغیر کسی تبدیلی کے، سنسکرت پاکستان میں نہیں بولی جاتی، یہ انڈیا میں ہے اور کسی نہ کسی درجے میں اب بھی مشتمل ہے۔ مثلا یہ سنسکرت کے الفاظ ہیں سندر گیان، جل، ناگ، من، وید، کٹھن، سکھ، جگت، گگن، جل، جیون، یہ اردو میں آپ کو ایسے الفاظ جو ملیں گے۔ مثال کے طور پہ دوسرے الفاظ ہیں جو اردو میں بدلی صورت میں ہیں، مثلا کام، کرم، دودھ، جگت، ناچ، تو یہ سنسکرت سے ریلیٹڈ ہیں جو آج بھی اردو زبان میں ہم بولتے ہیں۔ موجودہ اردو میں ہندی سنسکرت الفاظ کی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ ایسا اردو جمال محل ہے جس میں ہندی اصل لفظ نہ ہو۔ مثلا آج بہت پانی برسا، تم گھر کب آؤ گے، کل بدھ کا دن ہے، کل میری گھڑی، یعنی کہ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اردو زبان میں ابھی بھی سنسکرت جو ہندی آرائی کے الفاظ موجود ہیں۔ ان جملوں میں کوئی عربی یا فارسی لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اردو زبان کی بنیاد اگرچہ ہندی آرائی ہے، لیکن اس کے ذخیرہ الفاظ میں عربی اور فارسی زبانوں کے بے شمار الفاظ شامل ہیں۔ فارسی صدیوں تک ہندوستان کی
दरबारी, सरकारी, दफ्तरी, तहजीबी और इल्मी ज़ुबान रही है। सुल्तान महमूद गजनबी के दौर में यानी 11वीं सदी के से लेकर मुगलों के आहद तक हुक्मरानों की यानी कि 18वीं सदी तक 11वीं से 18वीं सदी तक हुक्मरानों की मादरी ज़ुबान तुर्की थी। और अरबों की ईरान की फतह के बाद अरबी ज़ुबान को ईरान में बहुत फ़रोग मिला। चंद तरमीमात के बाद फ़ारसी ज़ुबान के लिए अरबी रस्मुल ख़त इख्तियार कर लिया गया। इस तरह अरबी के बेशुमार अल्फाज फ़ारसी में दाखिल हो गए। हिंदुस्तान में आने वाले तुर्कों, अफ़गानों और ईरानियों की मजहबी ज़ुबान अरबी थी। यानी कि अगर तुर्की से लोग कोई हिजरत करके आए, अफ़गान से लोग हिजरत करके आए, तो उनकी जो मादरी ज़ुबान अरबी थी। और कुछ लोग जो ईरान से आए उनकी मादरी ज़ुबान जो है ना वो फ़ारसी थी। और ये अरबी, तुर्की और ये फ़ारसी ज़ुबानें मिलकर जो है ना, और हिंदी जो संस्कृत की ज़ुबानें मिलकर, आर्याई ज़ुबानों की मिलकर, तो एक नई ज़ुबान जो है ना मार्ज वजूद आई, जिसको उर्दू कहा गया। और हरूफ की अदाई के बारे में डॉक्टर सलीम अख्तर उर्दू ज़ुबान की मुख्तसर तरीन में लिखते हैं। ये बड़े बड़े डॉक्टर जो है ना उर्दू की खसूसी तौर पर उन्होंने रिसर्च की है। और रिसर्च करने के बाद वो ये क्या कहते हैं कि हरूफ तहजी इस अमर के मजहर होते हैं कि इस ज़बान के बोलने वाले कौन कौन सी आवाज़ें हलक से अदा करने पर कादर हैं। बस ये पाक हिंद के लोग इस बयान पर खुशकिस्मत हर तरह की आवाज़ें अदा करने के अहल हैं। चनाचे अगर एक तरफ संस्कृत और दरोड़ी अल्फाज ये भी हिंदुस्तान में बोली जाती है, मखसूस तरफ असबात अदा कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ अरबी, तुर्की, फारसी और मगरी ज़बानों से मखसूस आवाज़ें भी हलक से निकाल सकते हैं। उर्दू के हरूफ तहजी इस अमर के मजहर है कि तादाद में यहाँ के बशिंदे तादाद में सॉरी ये थोड़ा सा ज़्यादा कई असबात की यानी कि कई ज़ुबानें कई आवाज़ें निकालने के कादर है। उर्दू ज़ुबान में दुनिया की हर लफ्ज़ का, हर ज़ुबान का लफ्ज़ अपना असल लहजा बरकरार रखते हुए अदा हो जाता है। यानी कि ये एक ऐसी प्योर ज़ुबान है उर्दू कि अगर इसमें हम अंग्रेज़ी को भी समोलें, तुर्की को समोलें, अगर फारसी को समोलें, अरबी को समोलें, हिंदी को समोलें, तो ये उन अल्फाजों को बिगाड़ती नहीं है। ये उनको प्रॉपर जो है ना उसी अंदाज में उनका हिस्सा दे देती है कि आप अपनी जगह पे आके अपने अल्फाज कन्वर्ट कर सकती हैं, अपना पैगाम दे सकती है जिस भी ज़ुबान में। तो 3.1 जो है उर्दू पर अरबी कैसे असरअंदाज हुई। लसानी इश्तरा का जायजा लेते दोनों ज़ुबानों की तारीख़ी तहजीबी रबाबत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हिंद अरब तलक़ात इस्लाम से बहुत पहले तहाजिरों और मलाहों के ज़रिए शुरू हो गए थे। हिंद अरब तलक़ात अब पर काफ़ी वकी का काम सामने आ चुके हैं जिन्हें मद्देनज़र रखना चाहिए। अब हम यानी कि इस्लाम से पहले जो है ना वो अरबी और हिंदी आपस में मल्लाह और ताजर जो है ना इनका, यानी कि अगर हम देखें कि सऊदी अरब और जो अरब ममालिक हैं और हिंदुस्तान के साथ इनके मल्लाह यानी कि जो कश्तियाँ वगैरह चलाते थे, और ताजर इनकी जो आपस में जब तजारत होती तो इनका जब आना जाना शुरू हुआ तो उनकी ज़बान अरबी और हिंदी आर्याई ज़बान आपस में मिलकर जो है ना इन्होंने एक दूसरे पर असरअंदाज किया, और असरअंदाज होने के बाद एक नई डेवलपमेंट सामने आई जिसको उर्दू का नाम किया गया। तो इनका जायजा हम इस अंदाज में भी ले सकते हैं। उर्दू अरबी हरूफ इंसानी आवाज़ों को तहरीरी शक्ल में कोई अलामत दी जाए तो इसे हर्फ कहेंगे। मसलन एक मखसूस आवाज़ के लिए अरबी में बे की अलामत वज़ा हुई तो अंग्रेज़ी में बी कह दिया गया। उर्दू में हरूफ की तफसील उर्दू में ज़ब्त तहरीर में लाने के लिए अरबी और फारसी हरूफ का इस्तेमाल हुआ, और उर्दू का रस्मुल ख़त दरअसल अरबी और फारसी रस्मुल ख़त की तफसील है। अरबी रस्मुल ख़त में हरूफ की तादाद 28 थी, यानी अल बे जे ते जो है ना अरबी में जो 28 थी, तो उर्दू में भी देखें तो वही अल्फाज हैं जो अरबी के साथ थे वही उर्दू के साथ है, यानी कि उसकी बेसिक यही है। और अरबी की ये तमाम हरूफ उर्दू के हरूफ तहजी का हिस्सा हैं। जब ये रस्मुल ख़त ईरान पहुंचा तो ये तमाम हरूफ भी इख्तियार कर लिए गए। इसके अलावा ये 4 नए हरूफ भी वज़ा किए गए, पे, चे, जे, काफ, यानी कि 28 और ये 4 ये मिला लें और कितने हो गए, 32 हो गए। ये रस्मुल ख़त बन गया किसके साथ, अरबी के ये तमाम हरूफ ईरान के साथ, ईरानी के यानी कि वहाँ के पहुँचने के बाद ये फारसी के अल्फाज भी 32 हो गया और उर्दू ख़त्म अपना लिए। लेकिन उर्दू में कुछ और आवाज़ें थी, लिहाजा उनके मुताबिक नए हरूफ वज़ा किए गए, यानी कि वो क्या थे, टे, दाल, अड़े, ये। तो इनको भी अगर मिला दिया जाए तो अरबी, उर्दू और फारसी के जो है ना अल्फाज मिलकर जो है ना उर्दू को मुआज़ वजूद में लाया जाए। तो हरकात और हरूफ अल्लत क्या है। अरबी की तमाम हरकात ज़ेर ज़बर और पेश तमाम हरूफ अल्लत अलफ वाओ ये ज़ेर ज़बर पेश जो हरकात हैं, और अलफ वाओ ये जो है ना हरूफ अल्लत कहलाती है। और शद यानी कि तशदीद उर्दू में मौजूद है। उर्दू रस्मुल ख़त उर्दू ने अरबी और फारसी रस्मुल ख़त को अपनाया। इस तरह अरबी रस्मुल ख़त की तमाम खूबियाँ भी उर्दू में मुंतकिल होगी। अरबी ख़त नसख कहलाता है, अरबी ख़त जो है ना वो नसख कहलाता है, और उर्दू ख़त जो है ना
नस्तालीक, नस्तालीक दरअसल नस्ख और तालीक ही की एक तरक्की याफ्ता शक्ल है, यानी कि उर्दू और अरबी को मिलाएंगे तो नस्तालीक मिलाएगी, यानी कि अब 4 अल्फाज वो, 28 वो और 4 फारसी के मिला लेंगे, यानी कि उर्दू अरबी और फारसी को ये 36 हरूफ तक ये बात पहुंच गई। अपनी ज़रूरत का था उर्दू ने बाद अरबी अल्फाज की तहरीर में तब्दीलियाँ भी की हैं, मसलन अरबी के हमजा पर ख़त्म होने वाले अल्फाज के आखिर से हमजा गिरा दिया गया, जैसे इर्तिका, इब्तदा, इंशा, यानी कि ये वो एग्जाम्पल है जब ये उर्दू मार्ज वजूद में आई। अरबी से मुस्तारा चंद अल्फाज जो है ना वो क्या हैं, अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, फी अमानिल्लाह, माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता माजी, तो ये अरबी से अल्फाज हैं जो हम उर्दू में ही इसको कन्वर्ट करके आवाज़ दे के अपने पैगाम में रसानी करते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं। उर्दू अरबी सौतियात, यानी कि उर्दू और अरबी की आवाज़ें कैसे मिक्स हो के हम डिलीवर करते हैं। उर्दू रस्मुल ख़ात में इन अरबी हरूफ को जो उर्दू में हम आवाज़ हैं बरकरार रखा गया, अरबी के तमाम 28 हरूफ उर्दू में दाखिल हैं, यानी कि 28 वो, 4 हम वो फारसी के मिला दें, 4 हम जो है ना वो इसमें अरबी के मिला दें, तो वो कितने अल्फाज बन जाएंगे, तो उनके बारे में ये डिस्कस किया जा रहा है। अरबी की पैरवी में उर्दू में मिलती है जल्दी एक जैसी आवाज़ों के लिए एक से ज़्यादा हरूफ अलफ एन, ये आपस में अरबी सौतियात है। ज़ात, ज़ाल है, ज़ुआत है, ज़ोन है और ज़े है। नेक्स्ट है स्वात है, से या सीन है, तोएं और ते है, हे और है, ये आपस में एक ही किस्म के, यानी कि अरबी और उर्दू के वो कहने का 4 ये 3-4 ये जितने भी अल्फाज ये एग्जाम्पल ये आपसे डिस्कस किया जा रहा है एक ही किस्म की आवाज़ रखते हैं, यानी कि अरबी और उर्दू ये आपस में मिक्स है। मसलन लफ्ज़ सादक को आबाज इब्तदाई दर्जों के तालिब इल्म सादक या सादक लिख देते हैं, हकीकत यह है कि से, स्वाद, जाल, तोय और एन की आवाज़ें उर्दू में नहीं हैं। अरबी की ये 8 आवाज़ें उर्दू में तहरीरी वजूद रखती हैं, मगर उर्दू के सौतियाती निज़ाम जगह नहीं बना पाई, इसलिए बाद माहिरीन लिसानियात उर्दू में इन हरूफ को बाकी रखने के कायल नहीं। ताहम उर्दू के लिए इनकी अहमियत से इनकार मुमकिन है कि उर्दू में इनकी बदौलत हज़ारों अल्फाज का वजूद वाबस्ता है। नीज़ ये हरूफ कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं, हमारी आंखें इन अल्फाज को ऐसे ही देखने की आदत है आदि है। ये अरबी के जो अल्फाज हैं एक्चुअल तो कुरान पाक में कहना ये कह रहा है, और इसमें बाज़ जो रिसर्चर हैं जिन्होंने तहकीक की है उर्दू से रिलेटेड, ज़ुबान से रिलेटेड, उनका इख्तलाफ भी है कि आवाज़ी अरबी जो है ना वो ज़्यादा इसको उर्दू में इसकी जगह नहीं है, जबकि इसमें आवाज़ जो है ना वो उनका ये भी कहना है कि उर्दू अरबी सौतियात के लिहाज से वो अरबी के बगैर जो है ना ये तमाम चीज़ें हैं, जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस किया गया है कि एक ही उर्दू टाइप हम जब उर्दू में बोलते हैं तो वो अरबी के अल्फाज एक्चुअल होते हैं और अरबी के अल्फाज हम एक ही सीक्वेंस में या उसी तरतीब के साथ बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो है ना हम इसके मतलब की बात करते हैं कि इसकी बेसिक्स क्या हैं, कवायद। जैसे कि पहले जिक्र हो चुका है, उर्दू ज़ुबान नस्ली और ख़ानदानी एतबार से हिंदी आरियाई है, यानी कि हिंदी आरियाई से इसका माज़ वजूद में है, जबकि अरबी ज़ुबान सामी ख़ानदान से है। लिहाजा उर्दू में सरफ़ी और नहवी यानी कि लफ्ज़ और जुमलों की सतह पर लिहाज से अरबी अल्फाज की तलाश बेकार है। जुमलों की साखत अल्फाज की तरतीब यानी कि नहवी तरकीब में उर्दू की ज़बान है, जो साख्त अल्फाज की तरतीब है उसको नहवी कहा गया जाता है, दुनिया अरबी से बिल्कुल अलग है। हकीकत यह है कि सरबी और नहवी साख्त के अतबार से उर्दू हिंदी नज़ाद उर्दू ज़ुबान है, इसके अफ़ाल, ज़मायर और अक्सर हरूफ हिंदी हैं। अरबी में अल्फाज की तश्कील में मादे और मसादर को बहुत अहमियत हासिल है, उर्दू में उन्हें ये मादे और मसादर एक्चुअल ये इसकी ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, ये ग्रामर में ये तमाम चीज़ों का डिस्कशन होता है, सरफी, नहवी, मादे, सात, इसमें नकरा, मारफा, ये तमाम की तमाम, तो मैं वो इन तमाम चीज़ों को डिटेल में इसलिए नहीं लाया जाता, तो टू दी पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़े टाइम में थोड़ी समझ आ जाए। 18 मिनट वैसे भी हो चुके हैं। ताहम कवायद के मुताबिक अरबी के साथ उर्दू पर यूं पढ़े कि अरबी अस्माओ सफ़ात की बड़ी तादाद, मरकबात, फ़िक्रे, मुहावरे और ज़रबुल अमसाल उर्दू में दाखिल होकर उर्दू का हिस्सा हो गए, यानी कि इसके बावजूद भी कुछ ये तमाम चीज़ें हैं, मरकबात हैं, फ़िक्रे हैं अरबी के और हिंदी आरियाई के, तो ज़रबुल अमसाल मुहावरे जो हम लोग पढ़ते होते हैं उर्दू में, तो ये उर्दू का हिस्सा हो गए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अरबी मसादर से मरकब उर्दू मसादर बनाए गए, जैसे उज़र करना, तालीम देना, तशरीफ़ लाना वगैरह। अदद के अतबार से अरबी में 3 दर्जे हैं, वाहद, तस्नी और जमा। ये भी आपकी ग्रामर है, तस्नी 2 चीज़ों के लिए होता है और 2 से ज़ायद के लिए जमा होती है। उर्दू के कवायद में तस्नी नहीं है, लेकिन अरबी असरात के बाद कुछ मिसालें ज़रूर हैं, मसलन वालदैन, ये आपकी जमा है, ज़ौजैन, कौनैन, कुतबीन, ये जमा है, ठीक है। जमा सालम की मिसाल में आलमों और जहलों, अलाकात, खिदमात, हरकत वगैरह हैं। तज़कीर, तो ये तमाम चीज़ें आपकी जो अरबी के असरात के कुछ मिसालें हैं, ये अरबी के हैं, वालदैन, ज़ौजान एक्चुअली अरबी के हरूफ हैं, लेकिन हम उर्दू में बोल रहे हैं और ये जमा के हरूफ हैं।
تو ڈاکٹر صاحب نے پیچھے ہمیں ڈسکس کیا کہ عربی کے بغیر اردو رہا جا سکتا ہے، لیکن موسٹلی آپ دیکھیں گے کہ عربی کے الفاظ ہی آپ کو اردو میں بھی ملیں گے۔ تو حرکات ثلاثہ اصل کے علاوہ تنوین بھی عربی کی ہے، تو تنوین جو ہے یہ بھی گرامیٹیکل الفاظ ہیں، اور جو گرامیٹیکل چیزیں ہیں اردو سے ریلیٹڈ، تو ہم ان کو علیحدہ اس کے جو ہے نا جب گرامیٹیکل ڈسکس کریں گے تو اس کے بارے میں اس کا تفصیل سے ذکر کریں گے۔ زیر زبر پیش پر ختم نہیں ہوتا، تاہم عربی کے زیر اصل چند الفاظ تنوین پر ختم ہوتے ہیں، مثلا جیسے مثلاً تقریباً قیمتاً، تو یہ بھی عربی کے الفاظ ہیں۔ عربی زبان میں حروف جار وہ حروف ہے جو اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتے ہیں، جیسے بالقلم، فی المسجد، ان میں با اور فل جو حروف جاریہ ہیں۔ عربی کے اساس سے اردو میں ایسے جار مجرور ہیں جیسے فی الحال، علمی، علی الاعلان، علی الصبح، من جملات، یہ بالباسطہ ان کا جو ہے نا وہ تعلق ہے۔ سو ان مرکبات کے علاوہ اردو میں ایک عربی اور ایک فارسی لفظ سے مل کر بننے والے مرکبات بھی ہیں، جیسے امال، نامہ، ارباب، تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا اردو عربی پہ اردو پر فارسی ہے۔ تو اردو پر فارسی زبان کے ابھی ساتھ کا ڈسکس کرتے ہیں۔ پیچھے ہم نے عربی کا ذکر کیا ہے، اردو پر فارسی ایک آریائی زبان ہے اور اس کا تعلق آریائی زبانوں کے خاندان کی ایرانی شاخ سے ہے۔ یہ زبان جنوبی ایران کے خطہ پاس میں بولی جاتی تھی، اسی نسبت یہ فارسی کے لحاظ سے مرسوم ہوئی۔ فارسی نے موجودہ شکل اور موجودہ نام ایران میں اسلام کی آمد سے بعد تیسری صدی ہجری میں اختیار کیا، اگرچہ اس کے ارتقاء کا سفر ایران آریائیوں کے آمد سے ہی تقریباً 3300 سال میں پہلے بھی ڈسکس کیا۔ موجودہ فارسی ارتقاء یافتہ شکل ہے۔ فارسی اور پہلوی ایک دوسرے سے اتنی مشابہ ہیں کہ اگر فارسی سے عربی الفاظ نکال دیے جائیں تو وہ پہلوی زبان سے بہت قریب پہنچ جاتی ہے، یعنی کہ اگر فارسی کو عربی سے نکال دیا جائے تو آپ پہلوی زبان میں پہنچ جاتا ہے۔ ایران میں اسلام کی آمد کے بعد عربی کو دینی، سرکاری اور علمی زبان کی حیثیت حاصل ہوگی۔ عربی فارسی پر اثر انداز ہوئی، عربی کے بہت سے الفاظ ترقی فارسی میں داخل ہوئے۔ پہلوی رسم الخط بہت مشکل تھا، اس میں حروف کی تعداد صرف 25 تھی، اس کی جگہ عربی خط نے لے لی جو بہت آسان تھا۔ بر عظیم میں فارسی مسلمان فاتحین کے ساتھ آئی اور ابتدا میں فارسی نے ملتان اور مکران میں رواج پایا۔ مکران کی سرحدیں ایران سے ملتی تھیں، ملتان کا کافی دور تھا مگر یہ تجارتی قافلوں کی گزرگاہ تھی، اس لیے فارسی سمجھی جاتی ہے۔ سندھ کا علاقہ بھی کافی عرصہ سیاسی اور ثقافتی اثرات کے ایران کے زیر اثر رہا ہے، مطلب ملتان اور سندھ کا جو علاقہ ہے اس میں وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ 1835 میں جو ہے نا یہ فارسی ہندوستان کی سرکاری زبان بنی تھی، اور جو پاکستان میں فارسی اور جو ہے نا وہ ہندی، یہ چونکہ ملتان کا اور ان کے ساتھ ایک ملحقہ رہا ہے ان تمام ادوار میں، اس لیے یہ اثرات اردو پہ بھی مرتب ہوئے۔ برصغیر میں فارسی کی ترویج سے یہاں کی تمام زبانیں اور بولیاں متاثر ہوئیں۔ زبانیں جو برصغیر کی تھی وہ فارسی کی وجہ سے متاثر ہوئی۔ اردو کی نشر و نما میں تو فارسی نے سب سے زیادہ حصہ لیا۔ برصغیر میں ایرانی فارسی کی بجائے تورانی فارسی رائج ہوئی۔ یہ وہ فارسی تھی جو مسلمان فاتحین اپنے ساتھ لائے تھے۔ ہندوستان میں فارسی ایران کے علاقوں سے نہیں آئی جو ادبی مراکز شمار ہوئے تھے۔ دوسرا یہ کہ فارسی میں کچھ تبدیلیاں برصغیر کے اندر آئیں، اس طرح یہاں کی فارسی کا ایک جدا رنگ ابھرا، یعنی کہ پہلے بھی میں نے ڈسکس کیا کہ اگر ہم فرض کریں لاہور والے ملتان چلا جائیں اور سرائکی کے ساتھ ہم بولنا کرنا شروع کر دیں اردو کا، تو ایک عجیب سی ٹون آپ کی وہ معذب وجود میں آئے گی۔ اسی طرح فارسی، عربی اور فارسی والے برصغیر والے جب آنا جانا شروع ہوا ایران میں تو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے زبان پہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے پر ان کا ساتھ ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں ڈاکٹر محمد صدیق خان یہ لکھتے ہیں کہ اردو پر فارسی کا بڑا اثر ذخیرہ الفاظ کی صورت میں پڑا۔ اردو زبان کا تقریباً 60% حصہ فارسی سے ہے۔ اردو ذخیرہ الفاظ کا تقریباً 60% حصہ جو ہے وہ فارسی سے ہے، اس میں فارسی اور اس کے ذریعے آنے والے عربی اور فارسی کے ذخیرہ الفاظ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اردو نے لفظ سازی میں فارسی سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کیا۔ اردو پر فارسی کا یہ سب سے بڑا اثر ہے۔ زبانوں میں الفاظ کے لین دین کا سلسلہ چلتا رہا، فارسی نے عربی سے بہت سے لفظ مثال لیے۔ الفاظ کی اخذ قبول کا معاملہ زیادہ تر اسماء و صفات تک محدود رہتا ہے، لیکن اردو نے فارسی اسماء و صفات کے ساتھ ساتھ حروف و قیود بھی لیے ہیں۔ لسانی تاریخ میں اخذ قبول کی ایسی مثالیں بہت ساری ملتی ہیں، یعنی کہ یہاں کا فارسی کے لوگ یہاں پہ آئے، جیسے بہت سارے صوفیاز جو ہے نا وہ ایران سے افغانستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں انٹر ہوئے، ان کی زبان فارسی تھی۔ جیسے داتا علی حجویری نے اپنی کتاب لکھی تھی کشف المحجوب شریف، تو انہوں نے فارسی میں لکھی تھی، اور بعد میں ان کا جو ہے نا
बहुत सारी ज़बानों में उनका तर्जमा किया गया। आज से 1000 साल पहले की ये बात है। जब आप तो आपस में जब आप किसी भी कल्चर में एंटर होते हैं, इनका कहने का मकसद है कि मैं यहाँ से फर्ज करें पाकिस्तानी लोग अरब मुमालिक में चला जाएं, तो वो कुछ लम्हात या कुछ अरसा वो जो है ना अपनी ज़ुबान ही बोलते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब उस ज़ुबान के असरात उनमें कन्वर्ट होना शुरू कर जाते हैं इनके उनमें, तो एक नई जो है ना डेवलपमेंट आपको नजर आती है कि अब पाकिस्तानी भी जब अरबी बोलते हैं, या पाकिस्तानी भी जब फारसी बोलना शुरू करते हैं, या पाकिस्तानी भी जो कोई बोलेगा या बाहर के ममालिक आके यहाँ पे जाके पंजाबी उर्दू बोलोगे, तो एक नई डेवलपमेंट, एक नई ट्यून जो आप आपका मार्ज वजूद में आती है। इनका कहने का ये मकसद है कि हम अगर अरबी पाकिस्तानी लोग ईरान में चले जाएं, या पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तान में चले जाएं, हिंदुस्तान के लोग यहाँ पे आके हिंदी बोलना शुरू कर दें, या वहाँ के लोग यहाँ पे आके फारसी, तो एक जब वो एक अरसा यहाँ पे गुजारने के बाद आपस में जब घुल मिल जाएंगे, तो एक नई डेवलपमेंट आप में एक बार से वजूद में आएगी, जिनको एक नई जुबान कहा जाता है। तो इसी तरह अरबी, फारसी, हिंदी और ये तीनों जुबानों और आर्याई जुबान जो 3300 साल पहले आर्यान एक कौम थी, वो उनकी डेवलपमेंट्स के बाद और उनमें अरबों इन तमाम चीज़ों की शमूलियत के बाद आपस में मिक्सड होने के बाद एक नई जुबान ने जो है ना एक जन्म लिया, जिसको उर्दू कहा गया। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उर्दू अदब पर फारसी अदब के असरात। उर्दू में फ़ारसी अल्फाज की कसरत की सबसे बड़ी वजह यह है कि उर्दू शायरी फ़ारसी शायरी से बहुत मुतासर है। उर्दू शायरी का आगाज़ चूँकि फ़ारसी के माहौल में हुआ, इसलिए उर्दू शायरी लफ्ज़ी और मानवी तौर पर फ़ारसी का रंग भी। उर्दू ने कई अशार, असनाद, मसनद, गज़ल, कसीदा, मर्सिया, रुबाई वगैरह फ़ारसी से ली। इन तमाम असनाफ में उर्दू शुरा ने फ़ारसी साजा की पैरवी की। शेरी तरकीब, तशबीहात और इस्तारों का निज़ाम फ़ारसी से, यानी कि ये अल्फाज भी फ़ारसी के ही हैं। इसी तरह शायरी में अरबों, अरूज और बहरों का निज़ाम भी फ़ारसी से लिया गया। अगरचे ये निज़ाम फ़ारसी में अरबी से आया था, मगर फ़ारसी ने अपनी मजाज के मुताबिक इसमें, यानी कि पैसे हमें डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पीछे 60% हिस्सा जो है ना फ़ारसी का। तो ये तमाम गज़ल, कसीदा, मर्सिया, रुबाई अगर फ़ारसी से अल्फाज लिए गए हैं, तो कितना रोल प्ले होगा उर्दू पर फ़ारसी का। उर्दू में फ़ारसी अल्फाज क्या है, जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि फ़ारसी की तादाद 60% है। इन अल्फाज में अस्मा और सफ़ात के हरूफ क़यूद, यानी कि एडवर्ब जो हैं, फेल जो है, उर्दू में फ़ारसी के अस्मा सफ़ात इतने ज़्यादा हैं कि उनके जमा करने के किताबें को दरकार है। मतलब चंद मरूफ हस्ब दर्जा है कि फ़ारसी में आपा ये है, और उर्दू में आपा ये है। बावर्ची फ़ारसी में कहते हैं बावर्ची ये है। ये वो अल्फाज हैं जो फ़ारसी में हैं, और उर्दू में भी हम पाजामा और हवेली, हवाली, कालीन, कालीन, कारेज, कारेज है। तो ये अल्फाज जो है ना, मसाले आपके सामने जो है, आप इसको रीड आउट करिए कि ये सारी की सारी फारसे हैं, और उर्दू ज़ुबान के अंदर भी ये ऐसे ही उनको बोला जाता है। उर्दू अगर चाहे खाल से हिंदुस्तानी ज़ुबान है, जिसकी तस्कीर तस्नीय वाहद जमा और अफ़ाल के अपने कवायद हैं। फ़ारसी ने उर्दू के नहवी निज़ाम पर ज़्यादा असर नहीं डाला था। हम ये कहना मुनासिब होगा कि उर्दू का पौधा संस्कृत की ज़बान से ज़मीन से फूटा, और उसने फ़ारसी की आबो हवा में नशोनुमा पाई। फ़ारसी फ़ातिन की ज़बान थी, और उर्दू को उसने इसी हसीियत से मुतासर किया। उर्दू के लिए फ़ारसी तस्मुल ख़त इस्तेमाल किया गया, और फ़ारसी ज़ख़ीरा अल्फाज से बहुत इस्तेफादा किए। फ़ातिहीन बहुत सी ऐसी एशिया और तसव्वुरात लाए जो जहाँ पहले नहीं थी, लिहाजा नाम भी सामने आए। फ़ारसी से मुस्तार अल्फाज ये भी हैं: चश्मे बदूर, खुदा नखास्ता, खुश आमदीद, यानी कि बहुत सारे ऐसे अल्फाज आपको उर्दू में सुनने को मिलेंगे या कहने को मिलेंगे जिनका ताल्लुक फ़ारसी से। तो हरूफ ये भी है, ये भी अजता, अज लाहौर द साहिबाल, अज रोए इंसाफ, ता दे ताहियात, बर वक़्त, तो इनका ताल्लुक भी जो है ना वो फ़ारसी। अगरचे मगर आ के मानेंद गोया शाबाश, तो ये सारे के सारे अल्फाज जो है ना फ़ारसी के हैं, जो उर्दू बेहस अंदाज। उर्दू में फ़ारसी के दखील अल्फाज, दखील अल्फाज जो कोई ज़बान किसी दूसरी ज़बान से लेकर अपना लेती है, यानी कि मैं अगर बात कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ को कन्वर्ट करना, तो उर्दू में मैं जो अंग्रेज़ी का जो अल्फाज ऐड करके आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो उसको हम दखील कहते हैं। यानी कि किसी भी बात को किसी और ज़बान में ऐड करके अल्फाज को कर दिया जाए, तो उसको दखील कर देंगे। फ़र्ज़ करें उर्दू में अगर फ़ारसी के अल्फाज को हम बोलेंगे, तो उनको दखील कहेंगे। और दखील की कुछ मिसालें यहाँ पे है: खुदा, पैगम्बर, नमाज, मस्जिद, तोप, फौज, बंदूक। तो ये इनका ताल्लुक जो है ना, ये फ़ारसी ज़ुबान से है। हर ज़बान अपनी ज़रूरत के अल्फाज में तसरफ़ करती है, जैसे कि फ़ारसी ने अरबी अल्फाज के साथ किया। मसलन अरबी बद, तो फ़ारसी में बद्दू कह दिएगा। जुज़ा,
تو فارسی میں جزو کہہ دیا گیا. تو عربی اور فارسی مل کر ہی ہندوستان میں پہنچی اور پہنچنے کے بعد سنسکرت میں کنورٹ ہوئی اور سنسکرت میں کنورٹ کرنے کے بعد یہ اردو کی ایک نئی زبان مارز وجود میں. تماشی یہ عربی ہے، یہ تماشا ہے، تجلی تجلی تو یہ عربی ہے اور یہ آپ کے سامنے جو ہے نا اردو ہے. یعنی کہ عربی اور فارسی مل کر جو ہے نا اردو پہ اثر انداز کس طرح ہیں یہ آپ کے سامنے یہ چیز ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو معنوں میں تصرف فارسی میں عربی الفاظ کے معنی بدل دیے گئے، جیسے رقیب عربی میں نگان کہہ دیا گیا، رانا سرکش کہہ دیا گیا. یعنی کہ فارسی میں ان کے معنی اور عربی میں تھوڑے سے اس میں چینجنگ آئے گی. عربی الفاظ سے فارسی لفظ سازی، فارسی سابقہ پلس عربی لفظ، عربی پلس فارسی سابقہ کیا تھا کہ یعنی کہ سابقہ پہلے کو کہتے ہیں اور لفظ سازی کیسے بنی. جو پہلے الفاظ ہے باز بد بے ہمت نابالغ، عربی پلس فارسی لاحقہ بعد والے الفاظ کو کہتے ہیں دیانت پیشہ ماندار حاجت. عربی پلس عربی کتاب صرف علم بلاغت ہو. تو فارسی الفاظ میں اردو کے تصرفات ہم نے کیسے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد کیسے بولا. ایک زبان اپنی ضروریات یا ضرورت یا مجبوری کے تحت مگر اپنی لسانی شرائط پر دوسری زبان سے الفاظ قبول کرتی ہے، وہ دوسری زبان کے الفاظ کو اپنے سانچے میں ڈالتی ہے. اس طرح یہ عمل جاری رہتا ہے. بعض لفظوں کا املا بدل جاتا ہے اور بعض کے معنی اور بعض کا تلفظ. اردو نے فارسی اور عربی میں جو تبدیلیاں کی ہیں ان کو مختصر یوں بیان کیا جا سکتا ہے: زیر زبر اور پیش یعنی کہ حرکات کا استعمال اردو میں فارسی کی طرح ہے مگر بعض جگہوں پر اس میں تبدیلی بھی کی گئی ہے. قدیم فارسی میں معروف اور مجہول دونوں قسم کے باوجود یہ عربی یہ آپ کی گرامر ہے معروف اور مجہول، لیکن اب جدید فارسی میں واو مجہول کی جگہ بھی واو معروف ہی آتا ہے. اردو میں بہت سے الفاظ کا تلفظ واو مجہول کے ساتھ کیا جاتا ہے. مثلاً یہ مثالیں دی ہیں: اشوب، بسیدہ، توپ، جوش، یہ آپ کے معروف اور مجہول کے الفاظ ہیں. خاموش، کوشش، گوشت وغیرہ. اب فارسی میں نون گناہ کا بھی رواج نہیں رہا لیکن اردو میں موجود ہے. مثلا اویزاں، تاباں، شادماں، گراں تو یہ آپ کے فارسی کے الفاظ ہیں. اس طرح جدید فارسی میں یا مجہول کی جگہ یا معروف نے لے لی ہے لیکن اردو میں مثلا ایوان، پیش، پرہیز، پریشان، پیشہ، تیزاب، دیگر. یعنی کہ یہ بہت ساری ایسی زبانیں ہیں کہ جو اردو نے اڈاپٹ کی ہیں اور فارسی اور اردو عربی نے جو ہے نا اردو کے ساتھ مل کر ایک جگہ بنائی ہے اور وہ تینوں الفاظ زبانیں یہ مل کر اور ایک نئی زبان مارز وجود میں. حرکات میں تبدیلی: زبر کی بجائے پیش، زبان، شغل، مذمت، مسرت. یعنی کہ حرکات میں تبدیلی کہ کہنے میں آپ کی زبر کی بجائے زیر، جرا، خدمات، شناخت، علاقہ. یعنی کہ اردو میں جب یہ زبان یہ ایسے فارسی میں بولتے تھے ہم جب زبر کے ساتھ یہ بولتے تھے اور جب اردو میں آئے تو زبان، شغل، مذمت مطلب پیش میں کنورٹ ہوگی. اور جب یہ جرا، خدمات زبر کی بجائے جرا ہوتا تھا فارسی میں یا عربی میں تو ہم جرا کہنا شروع کر دیے، پیش کی بجائے زیر کہنا شروع کر دیا. بیگم، خانم، زبر، مزدور. تو یہ کچھ چینجنگ آئی تھی اردو میں، حرکات میں تبدیلی. اس میں فارسی میں کیسے بولتے تھے اور ہم اردو میں کیسے بولتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹس آگے یہ ایگزامپلز ہیں آپ کے سامنے. تصرف ہے ان کا بولنا کیسے بولا جاتا ہے، ان کے عربی فارسی الفاظ ہیں یہ اخبار، فارسی اردو میں ہم نے ان کو روزنامہ کہہ دیا. اوقات ہیں وقت کی جمع حیثیت کہہ دیا. تو یہ سارے کے سارے اس طرح کا ترجمہ. تو اردو لفظ پر سازی پر فارسی کے اثرات: چونکہ اردو کا شمار نسبت جدید زبانوں میں ہوتا ہے اس لیے اس میں نئے الفاظ، تراکیب اور اصلاحات یعنی کہ چینجنگ لفظ سازی اور اصلاحات سازی میں اردو نے فارسی کی پیروی کی. اردو کی تشکیل میں فارسی کا سب سے بڑا حصہ لفظ سازی میں فارسی سابقوں اور لاحقوں یعنی کہ پہلے والے الفاظ اور بعد والے جیسے موضوع کو مدرجہ نمبرات کے تحت دیکھا جائے گا. فارسی الفاظ جو اردو میں بطور سابقہ استعمال ہوئے. فارسی الفاظ تو ان کو ہم نے یہ تین چار چیزیں پہلے کے از جو ہے نا از بر از حد یہ سابقے اور لاحقے ہیں ان کے بارے میں یہ ڈسکس کیا گیا. تو اس کو ڈیٹیل میں دیکھیے گا اسٹوڈنٹ. تو یہ وہی ہے سابقے اور لاحقے بطور سابقہ اور بطور لاحقہ. ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیے گا تھوڑا تھوڑا آپ پڑھیں گے تو سابقہ پہلے کو الفاظ کو کہتے ہیں اور بعد والے کو ہم لاحقہ کہتے ہیں. تو فارسی الفاظ کے ساتھ اردو الفاظ بطور لاحقہ یہ بھی ہے. فارسی میں کس طرح ان کو بولا جاتا تھا. اردو میں ضرب الامثال کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. ضرب الامثال چونکہ درد پھوٹتی ہے اس لیے ان سے مٹی کی خوشبو آتی ہے اور اردو کے ساتھ بھی معاملہ. مگر فارسی زبان اور ادب نے بر اعظم کے مسلمانوں کو تہذیبی سطح پر بہت متاثر کیا. یہ اثرات اس حد تک رچ بس گئے ہیں کہ اب بر اعظم کے مسلمانوں کی تہذیب سے انہیں الگ کرنا آسان نہیں. اردو کے ادیبوں شاعروں نے فارسی کلاسیکی نثر اور شعروں کی کتابوں سے ہزاروں مصروں، اشعار اور جملوں کو اپنی تحریروں اور تخلیقات میں
बतौर ज़रबुल अमसाल बरता। इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सी फारसी ज़रबुल अमसाल उर्दू में राइज हो गई हैं दूसरी सौत में, यानी कि दूसरी आवाज़ में ये हुई फारसी की ज़रबुल अमसाल उर्दू तर्जमे की सूरत में। अब दरअसल दोनों अकसाम तरह की अकसाम पेश की जा रही हैं। तो वो अकसाम के हैं कि उर्दू फारसी में जो है ना उनको कैसे कहा जाता है, हाकम, मर्ग मजात, मारबीन आस्तीन, आफ्ताब मद दलील आफ्ताब, और ये सारी की सारी जो है ना इन्होंने फारसी में कहा। और फारसी ज़रुल अमसाल तर्जमे की सूरत में ये है कि आतश तरोत खश्क जा रा नदा नदा, आग के लिए खुश्क तर बराबर हैं, यानी कि ये ज़रबुल अमसाल उर्दू में है और ये फारसी में है। तो इनको कैसे हम लोग तर्जमा करके हम यूज़ कर रहे हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। फारसी में सादर और मरकब अफ़ाल से मखूज़ और उर्दू मरकब अल्फाज हैं, और ऐसे अफ़ाल उर्दू में कसी तादाद में हैं। और आस्तीन से रास्ता करना है, शमरों से शुमार करना, गिरफ्तन से गिरफ्तार करना, रंजीदर से रंजीदा होना, तो ये फारसी मसदर और मरकब अफ़ाल हैं। तो ये इनके बारे में छोटी सी एग्जाम्पल है, चूँकि टाइम काफ़ी बढ़ चुका है, लिहाजा अंग्रेज़ी और उर्दू का तल्क जो है वो भी, जैसे मैं आपसे पहले ही कहा जा रहा है कि ये हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। कैसे मिक्स कर रहे हैं, ये उर्दू में जब हम अंग्रेज़ी को बोलते हैं उसके बारे में, थर्मामीटर को हम तपश पे माँ कहते हैं, करंट अकाउंट को हम चलता लिखा कहते हैं, पोली टेक्निक को हम जामे फ़नून कहते हैं। उर्दू की ये इस्लाहात आज अवाम ख़ास में बगैर तर्जमे के राज हो चुकी हैं, और ये अल्फाज अब ज़ख़ीरा अल्फाज में शामिल हो चुके हैं। साइंसी और तकनीकी इस्लाहात के बारे में यही इत्तफ़ाक़ है कि इनका तर्जमा न किया जाए बल्कि नकल हरफी ट्रांसलेशन की जाए, यानी अंग्रेज़ी या मगरबी ज़बान के अल्फाज को इसी तलफ़्ज़ में थोड़े से बहुत सारे तरीके से अपना लिया जाए। अब ज़ैल में अंग्रेज़ी के अल्फाज, जैसे हम ऑलरेडी में डिस्कस किया जाता है, बॉडी गार्ड को वारट लॉ और बॉलिंग जो है ना वो इसको कहा जाता है साइकिल, बेडरूम, ऑफिस, तो ये सारे के सारे जो है ना हम बेल्ट पेपर, पाइप, पेट्रोल पंप, ये सारे अंग्रेज़ी के अल्फाज है जो हम उर्दू में ऐसे ही लिखते हैं और बोलते आ रहा जाता है। ये अंग्रेज़ी के असरात हैं, उनके बारे में ये थोड़ा सा डिस्कस किया है। इस तमाम बहस से ये बात साबित होती है कि मुख्तलिफ मराहल पर उर्दू की तश्कील और तमीर में कई ज़बानों ने हिस्सा लिया। उर्दू एक हिंदी आराई ज़बान है, जबकि इसका वास्ता ज़बानों के दीगर ख़ानदानों से पड़ा, लिहाजा ये फितरी अमर था कि ये ज़बानें उर्दू को सरफ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा नहवी सतह पर मुतासर करती। इन्होंने उर्दू को मुख्तलिफ हवालों से मुतासर किया। अरबी और फ़ारसी ने थोड़ा बहुत उर्दू ग्रामर को भी मुतासर किया, जबकि तुर्की और अंग्रेज़ी ने उर्दू को नया ज़ख़ीरा अल्फाज दिया। यहाँ ये अल्फाज ये गलत फहमी जन्म नहीं लेनी चाहिए कि उर्दू का अपना कोई तशख़्ख़ुस नहीं, और बहुत सी ज़बानों का मलगूब है। उर्दू का अपना जुदागाना तशख़्ख़ुस है और उसमें अल्फाज का रद्द-बदल अपनी ज़रूरियात और मजाज के मुताबिक होता है। ज़ुबान तहज़ीब सकाफ़त का एक बड़ा मज़हर होती है, और कहा जा सकता है कि उर्दू ज़ुबान की वसअत इस खित्ते की तहज़ीब सकाफ़त में एक वसअत का ही मज़ाहरा है। यानी कि अगर मैं तमाम चीज़ों को सम अप करता हुआ इस नतीजे पर पहुँचूँ कि आरियाई ज़बान हिंदी, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, अपना तुर्की, इन तमाम ज़बानों के, यानी कि एक दूसरे की आबादी के लिहाज से जब बशिंदों का आपस में आना जाना, मिलना जुलना, तजारत मला आपस में मिलना जुलना शुरू किया, तो एक दूसरे की ज़बान एक दूसरे में जम होती गई और एक नई चीज़ डेवलपमेंट की शक्ल में बाहर आई, जिसको उर्दू नाम का नाम दिया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उर्दू का अपना मकाम नहीं है। उर्दू का एक अपना मकाम है, और उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको इंटरनेशनल लेवल पे माना और समझा जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली ही नई जिद्दत के तहत उसके वर्जन्स को एक्सेप्टेंसी के साथ, कबूल के साथ जो है ना इसके मुताबिक इसमें काम किया जा रहा है, और उसको ऐड भी किया खसूसी तौर पे यूके ने अपने अपने सॉफ्टवेयर्स में, और यूएसए ने अपने अपने सॉफ्टवेयर्स में उर्दू पाकिस्तान के तौर पे, उर्दू इंडिया के तौर पे ऐड किया जा चुका है। तो इन तमाम चीज़ों का असरात उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्की और पर्शियन के इसके बारे में डिस्कस किया, इनके मरकबात के बारे में डिस्कस किया, इनकी ग्रामेटिकल चीज़ें उनके बारे में डिस्कस किया, कुछ डॉक्टर हज़रात में अपना लुब्बे लबाब को शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स के आप इस लेक्चर को ना सिर्फ पसंद करेंगे बल्कि अपने दोस्तों और शेयर आने वाले जो 9002 कोड के स्टूडेंट हैं, बीएस उर्दू के स्टूडेंट हैं, उनको शेयर भी करेंगे। और आगे जो चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली वो यही है कि कुछ रेफरेंसेस हैं जो जिनसे इन्होंने ड्राइव किया और इस चैप्टर को जो है ना माज़े वजूद में लाया गया, इसको पब्लिश किया गया, और ख़ुद आजमाई आप कर सकते हैं कि रस्मुल ख़ातिल क्या है, अरबी कवायद क्या है। आपने ये सारा डिस्कस करने के बाद इन चीज़ों को मैं आप डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का 9002 के कंटेक्स्ट में ये आपका सेकंड लेक्चर और चैप्टर नंबर
2। تو اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئے گی۔ یہ آپ کی تجویز کردہ بکس بھی ہیں، یہ بھی آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ تو ایک اور نئے لیکچر کے ساتھ، ایک اور نئے یونٹ کے ساتھ، یونٹ نمبر 3 کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو تک پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ فری آف کاسٹ اسٹوڈنٹس میں آپ کے یہ پرووائڈ کر رہا ہوں اور یہ محنت کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس میں ایک شارٹ ٹائم میں مستفید ہو سکیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔